So, hi everyone. This is GCP training day 13. Okay. So, as usual, जैसा हम करते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्विक रिकैप. लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था. So, हमने जो स्टार्ट किया था हमारा स्टोरेज ऑफरिंग, राइट. सो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में बहुत सारे स्टोरेज ऑफरिंग्स अवेलेबल है, बट उनमें से वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज बोल सकते हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज GCS बकेट. हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्लाउड स्टोरेज बकेट, CS, गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट. तो बेसिकली कुछ बताओगे इसके बारे में, क्या है ये, क्या क्यों यूज होता है नॉल. मतलब हम अपने इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो भी हमारे को मतलब स्टोरेज मिलती है गूगल की तरफ से, जिसमें हम अपना ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें हमें मतलब काफ़ी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। हम होस्टिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। इसमें वर्जनिंग भी होती है, अगर मतलब कोई वर्जन डिलीट हो जाए तो फिर हम बैक एंड वर्जन पे जाके भी अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफरिंग हमें मिला कि जो GCS बकेट होता है दैट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, राइट. ऑब्जेक्ट स्टोरेज अगर मैंने बोला, इट मींस कि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो डेटा होता है, लाइक PDFs हो गए, है ना, यस। लाइक वीडियोस हो गए, MP4 हो गया, म्यूजिक अनस्ट्रक्चर्ड प्लेयर डेटा को भी यहाँ MP3 हो स्टोर गया. कर सकते हैं हम। ये ये सारा जो डेटा है एक ही प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब हम GCS क्लाउड स्टोरेज पे जाते हैं, सर्विस को यूटिलाइज करते हैं, हम एक बेसिकली एक बकेट बनाते हैं, क्लाउड स्टोरेज बकेट. और उस बकेट में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल रहते हैं, वो फाइल्स हम स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. ऑब्जेक्ट स्टोरेज बकेट भी बोलते हैं इसमें. अब इसका अगर फंक्शनैलिटी की बात करें हम लोग, तो सबसे पहली जो चीज मैं बोलूंगा, दिस इज सर्वरलेस. इट मीन्स क्या होता है, जब हम क्लाउड स्टोरेज बकेट बनाते हैं, है ना, तो कोई कभी ऐसा होता है क्या कि तुम बताते हो कि इतना नंबर ऑफ CPU, इतना नंबर ऑफ मेमोरी चाहिए मुझे, नहीं, राइट. सो दिस इज बेसिकली सर्वरलेस. सेकेंड थिंग तुमने ही बताई कि अगर मेरे कोई डेटा मैंने स्टोर कर रखा है क्लाउड स्टोरेज बकेट में, तो उसमें मैं वर्जनिंग के थ्रू अगर मेरा कोई डेटा डिलीट हो गया तो उसके प्रीवियस वर्जन में जाके उसको रिट्रीव कर सकता हूँ मैं, राइट. थर्ड थिंग अगर देखोगे तुम, तो अगर मुझे, जैसे गूगल ड्राइव में कैसा होता है कि तुम पर्टिकुलर फोल्डर को, पर्टिकुलर फाइल को तुम रिस्पेक्टिव यूजर को शेयर कर सकते हो, करेक्ट ना. राइट। सो ये भी चीजें पॉसिबल होती है यूजिंग ACL बोलो या फिर साइंड URL बोलो. तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारा क्लाउड स्टोरेज बकेट. फोर्थ ऑप्शन अगर मैं बोलूं, तो हम बकेट लेवल में परमिशंस डिफाइन कर सकते हैं. हमारे पास अगर स्टैटिक वेबसाइट है जैसे कि विकिपीडिया, है ना, हाँ। वो भी हम होस्ट कर सकते हैं यूजिंग GCS बकेट. क्लियर, यस भैया। है ना, ये क्लियर हो गया. यस। अब इसके बाद तुम लोगों ने एज प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, हम लोग कुछ कुछ चीजें पढ़े थे हमने, क्लासेस पढ़े थे, राइट. डिफरेंट क्लासेस होते हैं या फिर डिफरेंट टीयर्स होते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के क्लाउड स्टोरेज बकेट में. फर्स्ट टीयर हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टीयर. क्या होता है, स्टैंडर्ड क्लास या फिर स्टैंडर्ड टीयर बोलो. सो बेसिकली स्टैंडर्ड क्लास में हम हमारा जो बकेट है, वो बकेट हम स्टैंडर्ड क्लास के साथ कब बनाते हैं, ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर कैसा होता है, स्टैंडर्ड क्लास हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो डेटा है वो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है ना. राइट। अगर मेरे को डेटा अपना फ्रिक्वेंटली यूज करना है, तो जैसे कि अगर मेरा कोर्सेरा की साइट है या फिर कोई ऐसा वेबसाइट है जहां पर लोग जो है मेरे क्लाउड स्टोरेज बकेट के डेटा को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, है ना. तो इस तरह का अगर मेरा कोई यूज केस है, तो मैं कौन से टाइप का बकेट बनाऊंगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, राइट. अब स्टैंडर्ड में भी दो ऑप्शंस आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन होता है तुम्हारा मल्टी रीजनल और होता है रीजनल, है ना, हाई अवेलेबिलिटी के लिए और तुम्हारा डेटा डेटा रिटेंशन के लिए, राइट. सेकंड आता है तुम्हारा नियर लाइन. बताओ ये क्यों, कब यूज करोगे तुम, मतलब जब बेस कम कम हमें अपने डेटा को एक्सेस करना है, विद इन अ तो मंथ, विद इन अ मंथ 30 डेज में। एक महीने, हाँ, विद इन 30 days अगर मेरे को ये यूज करना है, तो मैं कौन से टाइप का बकेट बनाऊंगा, नियर लाइन, राइट. थर्ड आता है कोल्ड लाइन. बताओ ये कब यूज करते हैं हम ये लोग, 90 डेज का होता है शायद से।
क्वार्टरली, क्वार्टरली 90s। क्वार्टरली, राइट। और राइट। लास्ट हमारा क्लास आता है आर्काइव। आर्काइवल, आर्काइव, ठीक है। सो आर्काइव कब यूज करते हैं, 1 जब ईयरली, ईयरली मैं कोई ईयरली एक बार यूज कर रहा हूँ। तो इसका यूज केस क्या हो सकता है, जैसे मतलब कि अगर हमारी कंपनी के लॉग्स वगैरह हैं, लॉग्स है रख ना। सकते हैं, जब सो नीड हो तो हम ले लेंगे। करेक्ट, तो लॉग्स वगैरह के लिए आर्काइवल स्टोरेज होता है। अब एक और चीज तुम लोगों को मैंने बताई थी, दैट इज लाइफ साइकिल पॉलिसी, राइट। वो क्या होता है? मतलब हम पॉलिसीज डिफाइन कर देते हैं अपनी बकेट एक्सेस को लेके, मतलब जैसे कोई दूसरे के साथ इंटीग्रेशन करने, कोई दूसरी सर्विसेज के लिए। नहीं, बेसिकली क्या होता है लाइफ साइकिल पॉलिसी में, देखो, अभी आर्काइवल स्टोरेज जो होता है ये सबसे चीपर होता है। राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग डेटा एक्सेस बहुत टाइम के मतलब बहुत टाइम में एक बार कर रहे हैं, राइट। तो जो स्टोरेज का कॉस्ट रहता है वो चाहे तो अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से स्टोर करके रख सकते हैं बिहाइंड द सीन इन द डेटा सेंटर्स, राइट। तो ये सबसे चीपर होता है। अगर मैं डेटा को फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा हूँ, है ना, तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, राइट। क्योंकि वहां पर प्रोसेसिंग चल रही है, बार बार तुम डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो, फिर वापस स्टोर कर रहे हो, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेसेस चल रहे हैं, राइट। तो ये, तो जो हमारा स्टैंडर्ड टियर रहता है दैट इज मोर कॉस्टली, ओके। और जो तुम्हारा आर्काइवल स्टोरेज होता है वो चीपर होता है ना। अब देखो, तुम्हारी कंपनी का कोई एक यूज केस है, ठीक है, जहां पर तुम क्या करते हो, तुम्हारी कंपनी में लॉग्स तुम स्टोर करते हो, बट एट द स्टार्टिंग तुम्हें मे बी ऐसा हो सकता है कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले का जो डेटा है या फिर लॉग्स है वो तुम्हें देखने पड़ सकते हैं। आई थिंक मे बी कुछ इशू हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन में, है ना। तुम्हें यस। अब इन्वेस्टिगेट करना है कि वो इशू क्यों हुई थी, और वो लॉग्स में अवेलेबल रहेगा, राइट। तो तुम क्या करोगे, ऐसे डेटा को कुछ टाइम के लिए, स्टैंडर्ड। जहां पर पॉसिबिलिटी है कि उस डेटा को मैं बार बार रिट्रीव करूंगा, तो ऐसे स्टोरेज को हम स्टैंडर्ड में पहले स्टोर करके रखते हैं। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अब तुम्हें कुछ लगता है कि 1 साल पहले का जो मतलब अगर लॉग्स है तुम्हारा, है ना, वो बहुत रेयर चांसेस होंगे, अगर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर काइंड ऑफ थिंग आया, देन एंड देन तुम जाके आर्काइवल वाला डेटा देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे, राइट। बट जो तुम्हारा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले का लॉग्स है वो तो तुम देखोगे ही, मे राइट। बी अगर कुछ इशू आया एप्लीकेशन में तो इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी क्या होता है, लाइफ साइकिल पॉलिसी ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें कि अगर मेरे क्लाउड स्टोरेज बकेट का क्लास स्टैंडर्ड है, नियर लाइन है, या फिर कोल्ड लाइन है, या फिर आर्काइवल है, तो उसको मैं उसकी लाइफ स्पैन डिसाइड कर सकता हूँ, या फिर उसको डाउनग्रेड करने का मेथड डिसाइड कर सकता हूँ यूजिंग लाइफ साइकिल पॉलिसी। तो अभी क्या है, अगर मैं चाहता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने जो बकेट बनाया दैट इज स्टैंडर्ड वन, ठीक है। अब क्या हुआ, इस स्टैंडर्ड बकेट को मैंने रखा 30 दिन के लिए, ठीक है। आफ्टर 30 डेज मैं इसको चाहता हूँ आर्काइवल में डाल दो। अब मैं मैन्युअली जाके डेटा को आर्काइवल में डालू, ऐसा करना फिजिबल है क्या, बेस्ट प्रैक्टिस है क्या, नहीं, राइट। एंड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, मैं चाहता हूँ जो भी डेटा आर्काइवल स्टोरेज में अवेलेबल रहेगा उसको तुम क्या करो, डिलीट कर दो, क्योंकि जितना मैं स्टोर करूंगा उतना मेरे को कॉस्ट लगेगा, राइट। तो आफ्टर 1 ईयर मैं चाहता हूँ उसको डिलीट कर दो। तो ये जो प्रोसेस है कि मैंने पहले स्टैंडर्ड क्रिएट किया, देन मैं आर्काइवल में आया, उसके बाद मैंने इस डेटा को डिलीट किया, ये जो प्रोसेस है ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ इन द लाइफ साइकिल पॉलिसी। लाइफ साइकिल पॉलिसी में लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि क्या करो तुम, 14 दिन के बाद का जो भी डेटा रहेगा, या फिर 2 दिन बाद का जो भी डेटा रहेगा, उसको तुम डिलीट कर दो। तो वट एवर डेटा यू हैव इन योर बकेट ना, उसमें क्या होगा, 2 दिन बाद का या 14 दिन बाद का जो भी डेटा रहेगा वो ऑटोमेटिकली लाइफ साइकिल पॉलिसी उस पर अप्लाई होगी और वो डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, राइट। तो बेनिफिट क्या होता है कि तुमने अगर बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा है तो तुम्हें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, करेक्ट। अब क्या करते हैं, कॉस्ट को सेव करना है हमें। तो कॉस्ट सेव करने का सिंपल मेथड ये है कि जो अनयूज डेटा है, जो डेटा यूज नहीं होने वाला, उसको तुम डिलीट कर दो, या फिर तुम उसको डाउनग्रेड कर दो एक ऐसे क्लास में जो कम कॉस्टली है तुम्हारे करंट क्लास से,
क्लियर है ये चीज, यस भैया, हो गया। है ना? राइट। तो लाइफ साइकिल पॉलिसी का यूज समझ में आया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एज प्रोस्पेक्ट, ठीक है? अभी तुम एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का एग्जाम दोगे तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि लाइक वी हैव अ योर कंपनी इज लाइक कंसर्न अबाउट कॉस्ट फॉर स्टोरिंग लॉग डेटा इन क्लाउड स्टोरेज बकेट, एंड दे वांट यू टू सजेस्ट एनी सोल्यूशन, ऐसा करके, ठीक है? तो तुम वहां पर सजेशन में क्या दोगे? ओके, अगर तुम्हारा डेटा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए तुम स्टैंडर्ड में रखो, उसके बाद उसको डाउनग्रेड कर दो, किसमें? या तो नियर लाइन में, या आर्काइवल में, या फिर कोल्ड लाइन में, एंड आफ्टर दैट उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिलीट कर दो, क्योंकि वो डेटा आगे हम यूज नहीं करने वाले, है ना? तो ये सारी चीजें हम लाइफ साइकिल पॉलिसी में डिफाइन करते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, एंड दैट इज तुम एक बार चीजों को डाउनग्रेड कर सकते हो, उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। तो जैसे अगर लाइफ साइकिल पॉलिसी में मैंने डिफाइन किया है, पहले स्टैंडर्ड बकेट रहेगा, उसको डाउनग्रेड कर दो आर्काइवल में, आर्काइवल के बाद तुम उसको डिलीट करना। बट एक बार आर्काइवल में डेटा तुम्हारा आ गया, उसको वापस से मैं स्टैंडर्ड में नहीं ले सकता, उसके लिए फिर अलग से बकेट बनाना पड़ेगा, उसमें मूव करना पड़ेगा और ये प्रोसेस करना पड़ेगा। सेम बकेट में ये पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? क्लियर क्लियर। क्लियर। अब मैं तुम लोगों को दो चीजें बताई थी मैंने कि दो टाइप का बकेट होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है फाइन ग्रेड, राइट? ये दो टाइप के बकेट्स बताए थे मैंने। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है? अगर मुझे पूरे बकेट लेवल पे परमिशन डिफाइन करना है ना, तो मैं कौन सा बकेट बनाऊंगा? यूनिफॉर्म काइंड ऑफ बकेट बनाऊंगा। बट अगर मुझे कैसा है, ये मेरा बकेट है, इस बकेट में पर्टिकुलर एक पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल पे ही मैं परमिशन डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है? तो इस केस में क्या करूंगा मैं? फाइन ग्रेन काइंड ऑफ बकेट बनाऊंगा। क्लियर हुआ डिफरेंस? यस कि भैया। अगर मुझे यूनिफॉर्मली पूरे बकेट लेवल पे परमिशन डिफाइन करना है तो मैं यूनिफॉर्म टाइप का बकेट बनाऊंगा। अगर मुझे ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशन डिफाइन करनी है ना, या फिर कोई रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट ही है, वही शेयर करना है सामने क्लाइंट के साथ, जैसे अगर मेरे पास 1000 ऑफ क्लाइंट है, राइट, और थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट का उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा मेरे क्लाउड स्टोरेज बकेट में स्टोर है, तो ऐसा थोड़ी ना करूंगा मैं कि सारा का सारा डेटा एक सिंगल यूआरएल के थ्रू सबको दे दूंगा। दिस इज गुड प्रैक्टिस नहीं, राइट? सबको सबका कॉन्फिडेंशियल डेटा दिखेगा, तो उस यूज केस में ऐसा वाला बकेट प्रेफर करेंगे क्या लोग? नहीं, राइट? हम क्या करेंगे? फाइन ग्रेन टाइप का बकेट बनाएंगे, जिसमें जो बंदा, जिस बंदे का रिस्पेक्टिव डेटा रहेगा कॉन्फिडेंशियल डेटा, उसको उस लेवल पे मैं परमिशन दूंगा, तो इंडिविजुअल जो यूजर्स होंगे उनको उनके उनके डेटा का क्या होगा? एक्सेस होगा। तो इस तरह का अगर मेरा यूज केस है तो मैं कौन से टाइप का बकेट बनाऊंगा? फाइन ग्रेन। क्लियर? क्लियर भैया। ओके, बढ़िया। तो ये था ऑल अबाउट जीसीएस बकेट, इसका हैंड्स ऑन भी किया मैंने। आई थिंक कल की क्लास में हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्लाउड स्टोरेज बकेट, और आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज क्लाउड सीक्वल। क्लाउड सीक्वल गूगल की वन ऑफ द बेस्ट सर्विस बोल सकते हो, ठीक है, आफ्टर जीके, मतलब मुझे लगती है। ओके, सो क्लाउड स्टोरेज, तो तुम जीसीएस बकेट कैसा, किस टाइप का बकेट है, किस तरह के डेटा के लिए होता है? ऑब्जेक्ट। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अच्छा। है ना? हमने तीन तीन टाइप पढ़े थे, स्ट्रक्चर्ड, सेमी यस स्ट्रक्चर्ड यस। और अनस्ट्रक्चर्ड। डेटा तो टाइप जीसीएस में बकेट जो रहता है वो अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का रहता है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग एक और अलग टाइप में, दैट इज स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा। सो स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा तुम्हें पता है कैसा होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स वगैरह सब डिफाइंड रहते हैं और प्रॉपरली वो रूल फॉलो करते हैं। रिलेशनल काइंड ऑफ डेटा रहता है, इसको एक और कैसा बोलते हैं? रिलेशनल डेटा, राइट? सो अगर मेरे पास एक ऐसा यूज केस है, और मोस्टली जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, मोस्टली कोई भी एप्लीकेशन तुम उठा लो, कोई भी प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो, वहां पर तुम्हें एक रिलेशनल डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी।
जैसे कि तुम यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, आईडी पासवर्ड स्टोर करते हो फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस, राइट? सो ये सारी चीजें जो है वो वो डेटा कहाँ पे सेव होता है? इन द रिलेशनल डेटाबेस, डेटाबेस। जो कि स्ट्रक्चर टाइप का रहता है। और इस तरह के यूज केस के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में एक ऑफरिंग अवेलेबल है, दैट इज क्लाउड सीक्वल। ठीक है? नॉर्मली तुम रिलेशनल डेटाबेस अगर बना रहे हो, राइट, तो बेसिकली वहां पर तुम 3 टाइप का डेटाबेस बनाते हो। अगर तुम लोगों ने सुना होगा तो 3 टाइप का डेटा होता है। एक होता है माई सीक्वल, Yes. दूसरा होता है तुम्हारा पोस्टग्रेस सीक्वल, ठीक है, और लास्ट होता है तुम्हारा सीक्वल सर्वर फॉर विंडोज, ठीक है? तो ये 3 टाइप के डेटाबेसेस होते हैं जो हम सेटअप करते हैं फॉर अवर रिलेशनल डेटाबेस रिक्वायरमेंट और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है? तो क्लियर हुआ? हाँ जी कोई सर। भी यूजर आया, वो तुम्हारे एप्लीकेशन में जाना चाहता है, तो उससे पहले तुम क्या करते हो? उसका ऑथेंटिकेशन करते हो। ऑथेंटिकेशन में उससे नेम लेते हो, उसका पासवर्ड वगैरह लेते हो, है ना? ये सारा इंफॉर्मेशन हम कहाँ स्टोर करते हैं? स्ट्रक्चर्ड और रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर। और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में वो रिलेशनल डेटाबेस सोल्यूशन क्या है? क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस, ठीक है? और जैसे तुम्हारा देखिए कभी कभी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह भी बनाते हैं हम, कॉन्टैक्ट पेज, है राइट ना? राइट। तो वो सारा जो डेटा रहता है ना, वो सारा का सारा डेटा इस टाइप के स्ट्रक्चर्ड और रिलेशनल डेटाबेसेस में ही सेव होता है। अब तुम्हारा अगर तुम्हारे वेबसाइट के अंदर स्टैटिक कंटेंट है, जैसे कि बैनर रहता है पीछे का, कुछ कुछ फोटोज वगैरह रहते हैं, कुछ वीडियोस होते हैं, वो वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह तुम कहाँ स्टोर करोगे? जीसीएस बकेट। जी सी। बट अगर यूजर इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का डेटा है, वो सारा डेटा तुम कहाँ स्टोर करोगे? स्ट्रक्चर्ड क्लाउड में। सीक्वल इंस्टेंस में, राइट। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में, राइट? तो अभी तुम लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, राइट, तो मेरे पास कंप्यूट ऑफरिंग तो पता है मुझे कि मैं वीएम इंस्टेंस यूज कर सकता हूँ, ऐप इंजन यूज कर सकता हूँ, जीकेई यूज कर सकता हूँ, है ना? सो ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। अब वो सॉल्यूशंस में मेरा एप्लीकेशन रहेगा, राइट? बट वो एप्लीकेशन कहाँ पर यूजर का इंफॉर्मेशन या फिर डेटा स्टोर करेगा, उसके लिए हम इन सारी चीजों के बारे में सीख रहे हैं कि कौन कौन से ऑफरिंग अवेलेबल है और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कौन सा स्टोरेज सोल्यूशन हमारे एप्लीकेशन के लिए, हमारे वेबसाइट के लिए बेस्ट फिट होता है। तो जैसे जीसीएस बकेट का क्लियर हो गया, राइट? कोई भी स्टैटिक कंटेंट है, हम कहाँ स्टोर करेंगे? जीसीएस बकेट में, और वो सर्व करेंगे हम इन द वेबसाइट। और अगर मेरा यूजर इंफॉर्मेशन है, यूजर क्रेडेंशियल्स है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, इस तरह का डेटा जो रहेगा वो मैं कहाँ स्टोर करूंगा? क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस। कभी कभी लोग कैसे करते हैं पता है क्या? जैसे कि कितने क्लिक्स हुए, कितने विजिट हुए मेरे वेबसाइट पे, ये सारा भी जो डेटा रहता है ना, उसके लिए एक और अवेलेबल है, बिग क्वेरी में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, तुम्हारे ऊपर है। ओके, ये क्लियर हुआ यहाँ तक कि क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस क्यों यूज करना है, क्या होता है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं नहीं, हो गया। ओके। अब अगर तुम क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस में जाओगे तो वहां गूगल क्लाउड जो है वो 3 टाइप का ऑफरिंग देता है। या तो तुम माई सीक्वल का सर्वर बना सकते हो, एक पोस्टग्रेस सीक्वल का बना सकते हो, या फिर सीक्वल सर्वर बना सकते हो। अभी बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल जब हम स्टार्ट करते हैं विथ क्लाउड, है ना, आई थिंक तुम जब क्विक लैब जो स्टार्ट किए होगे तो वहां पर तुमने सबसे पहली जो चीज की होगी दैट इज लैम्प स्टैक डिप्लॉय किया होगा, यही। ठीक राइट है? राइट। उस लैम्प स्टैक में बेसिकली क्या होता है? दिस इज स्टैंड्स फॉर लिनक्स, राइट? दिस इज स्टैंड्स फॉर अपाची फॉर द वेब सर्वर, राइट? एम होता है तुम्हारा माई सीक्वल, और ये होता है पीएचपी फॉर द बैकएंड, ठीक है? तो लिनक्स का तुम्हारा वीएम रहता है, अपाचे तुम एज अ वेब सर्वर यूज करते हो, माई सीक्वल एज अ तुम डेटाबेस यूज करते हो, और तुम्हारा पीएचपी बैकएंड होता है। ये होता है लैम्प स्टैक। तो तुमने अगर ये चीज की होगी तो तुमने देखा होगा जो माई सीक्वल का इंस्टेंस जब हम बनाते हैं ना, तो हमें मैन्युअली वो चीज सेटअप करनी होती है, पूरा डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, एंड इट्स वेरी हार्ड एक्चुअली।
अगर तुम मैन्युअली ये चीज करने जाओगे ना कि मैं जाके एक वीएम लेता हूँ और उसमें डेटाबेसेस को कॉन्फ़िगर करता हूँ, आफ्टर दैट मैं उसको मैनेज करूंगा, तो इट्स वेरी टीडियस एक्चुअली। ठीक है, लार्ज स्केल पे अगर तुम जाओगे ना तो एक ओवरहेड है ये। ठीक है, सो इसके लिए लोग क्या करते हैं, मैनेज सर्विसेज यूज करते हैं। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हें पहले से एक स्टोरेज सोल्यूशन मिले जिसमें पहले से इनबिल्ट है चीजें, पहले से कॉन्फ़िगर्ड है चीजें, तो तुम क्या कर सकते हो, क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस एज अ मैनेज्ड डेटाबेस यूज कर सकते हो डीप। और इस मैनेज डेटाबेस के अंदर मुझे 3 तरह की ऑफरिंग मिलती है। फर्स्ट वन इज माई सीक्वल टाइप का डेटाबेस में बना सकता हूँ, पोस्टग्रेस टाइप का डेटाबेस में बना सकता हूँ, या फिर सीक्वल सर्वर में बना सकता हूँ। जस्ट फ्यू क्लिक्स हैं, जैसा हमने जीसीएस बकेट बनाया, ऑटोमेटिकली बैकएंड में गूगल क्रिएट करके देगा तुम्हें पूरा सेटअप करके कि भाई ये उसका आईपी है, यहाँ से तुम कनेक्ट कर सकते हो, और ऐसे तुम उसके साथ टेबल्स वगैरह क्रिएट करना, डेटाबेस वगैरह क्रिएट करना, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन, तो वो चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, हाँ जी। यूआई देखना है कैसा लगता है, क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी क्या है, अभी अगर तुम करंट अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट बनाने के किस सिचुएशन में हम हैं अभी, तो पहली चीज ये है, अगर मैं हूं, मेरे पास 2 चीजें आ गई, मेरे पास कंप्यूट ऑफरिंग है ना, और मेरे पास स्टोरेज ऑफरिंग अवेलेबल है। स्टोरेज में भी 2 हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, जीसीएस बकेट, और एक हम पढ़ रहे हैं अभी क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस। माई सीक्वल। क्लाउड सीक्वल, राइट? इसके अंदर माई सीक्वल क्रिएट करो, पोस्टग्रेस सीक्वल क्रिएट करो, सीक्वल सर्वर क्रिएट करो, दिस इज ऑल अप टू यू। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कंप्यूट ऑफरिंग के बेसिस पे सपोज अगर मेरी कोई वेबसाइट है, क्या है, वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को मैं होस्ट कर सकता हूँ किसमें, वीएम इंस्टेंस में, वीएम में। ऐप इंजन में, जीकेई में, किसी में भी होस्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब इस वर्चुअल मशीन में मेरी कोई वेबसाइट है, उसमें कई स्टैटिक कंटेंट भी हो सकते हैं, कुछ बैनर्स, फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह हो सकते हैं। वो सारे मैं कहाँ स्टोर करने वाला हूँ, स्टोरेज, देखिए जीसीएस बकेट में। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कैसे इंटीग्रेट करना है तुम्हारे वेबसाइट को इस चीज के साथ। बट तुम्हें ये तो आइडिया आया कि अगर मेरे पास स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल है तो मुझे कहाँ स्टोर करना है, जीसीएस बकेट में। जीसीएस। और उसके बाद अगर मेरा यूजर का इंफॉर्मेशन वहां पर डाले, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट है, तुम चाहते हो कि यूजर वहां आए, लॉग इन करे, और फिर उस यूजर के बेसिस पे तुम उसको सारा इंफॉर्मेशन दोगे, या फिर वो अगर कांटेक्ट करता है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसी यूजर ने कांटेक्ट किया है, राइट? सो ऑल दोज इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू सेव इन क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस। ठीक है, तो अभी बेसिक लेवल पे तुम्हारा एंड टू एंड जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाएगा, एक बेसिक फंक्शनल प्रोजेक्ट बोलना चाहिए। ओके, सो अभी तक जिसने भी नहीं किया, जस्ट ट्राई इट आउट कि वर्चुअल मशीन इंस्टेंस में एक एप्लीकेशन बनाओ, छोटा सा फ्लास्क एप्लीकेशन, मैं एक डेमो दे दूंगा कल, और उसमें ट्राई करो कि जीसीएस बकेट कैसे इंटीग्रेट करना है। मैं भी सिखाऊंगा, बट आई जस्ट वांट कि तुम भी ट्राई करो। एंड आफ्टर दैट क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस का अभी मैं बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं, एंड आफ्टर दैट कल हम देखेंगे कैसे उसको इंटीग्रेट करना है हमारे एप्लीकेशन में, ताकि वो फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट लगे। ओके, सो चलो फिर देखते हैं कैसा लगता है हमारा क्लाउड स्टोरेज बकेट, क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस, और उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके, सो 2 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन जाएगी, स्टॉप दिख रही है कि नहीं तुम लोगों को, विजिबल है। विजिबल है ना? सो दिस इज बेसिकली, क्या करो, गूगल क्लाउड कंसोल पे आओ। ठीक है, ये मेरा गूगल क्लाउड कंसोल है, जस्ट यहाँ पर टाइप करो SQL, तो ये साइन दिख रहा है तुम्हें, दिस इज क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस। सो जस्ट गो हियर, यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन दे रहा है क्रिएट इंस्टेंस, मैंने एक क्रिएट करके पहले से रखा है मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम ले जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जब हम क्लाउड स्टोरेज बकेट, क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस यूज करते हैं, तो वहां गूगल एज अ मैनेज डेटाबेस हमें 3 टाइप की ऑफरिंग देती है। या तो हम माई सीक्वल डेटाबेस बना सकते हैं, पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस बना सकते हैं, या फिर सीक्वल सर्वर बना सकते हैं। ओके,
नॉर्मली हम बनाते हैं माई SQL इंस्टेंस, सो जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पर कोई भी सैम्पल SQL इंस्टेंस, सैम्पल SQL इंस्टेंस, ठीक है। पासवर्ड अगर तुम्हें डालना है यू कैन यूज, ठीक है, तो या फिर तुम जनरेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुम डेटाबेस का वर्जन डिसाइड कर सकते हो। वाइडली यूज होता है 5.6 5.7, बट अभी लेटेस्ट है 8.0। सो ये चीजें गूगल मैनेज करते हैं क्योंकि दिस इज मैनेज सर्विस, ओके। सो माई SQL के लेटेस्ट वर्जन को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन की भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये प्रोडक्शन सर्वर के लिए है कि डेवलपमेंट सर्वर के लिए है। अगर प्रोडक्शन सर्वर के लिए होता है, सो वी नो दिस इन्वायरमेंट इज वेरी क्रिटिकल, राइट। तो उसके हिसाब से गूगल जो है मेक श्योर करता है तुम्हारा जो डेटाबेस है वो ऑल द टाइम अप एंड रनिंग रहे विथ हाई अवेलेबिलिटी, एंड तुम यहाँ पर क्रिटिकल वर्कलोड्स को भी ऑप्टिमाइज्ड वे में लाइक सर्व कर सकते हो। सो ये गूगल मेक श्योर करेगी, जस्ट तुम्हें यहाँ पर चूज करना है। अभी जस्ट फॉर अ टेस्टिंग है, इसीलिए मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसका कॉस्ट कम रहता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन में, ओके। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो बता रहा है ये कि अवेलेबिलिटी, अगर तुम प्रोडक्शन चूज करते हो तो ये हाईली अवेलेबल होगा। अगर कोई डिजास्टर वगैरह भी आता है तो उस टाइम पे भी ये हाईली अवेलेबल रहेगा, तुम्हारा वेबसाइट तुम्हारा एप्लीकेशन सर्व होगा। डेवलपमेंट यूज कर रहे हो तो सिंगल जोन हो सकता है। ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं इसके, ठीक है। अब इसको कोलैप्स करते हैं, ओके। जैसे कि मैंने डेवलपमेंट चूज किया क्योंकि अभी जस्ट फॉर द टेस्टिंग या डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ। अब उसके बाद तुम यहाँ पर चूज कर सकते हो रीजन एंड जोन, ठीक है। हमेशा याद रखना, तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने एक कंसेप्ट बताया था, दैट इज लो लेटेंसी। पता है क्या होती है? यस यस, मतलब हम जितना दूर रखेंगे अपने, मतलब अगर हम मुंबई में मान लो हम कहीं लंदन साइड रखें तो वो लेटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हमें करेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि पास रखें ताकि लेटेंसी कम हो, मतलब जल्दी एक्सेस कर सकें हम अपनी चीज़ों को। करेक्ट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एशिया साउथ 1 में डिप्लॉय करेंगे, मुंबई रीजन या एशिया साउथ 1, एशिया साउथ 2 दिल्ली में भी कर सकते, राइट। अभी जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस है इसीलिए सिंगल जोन दे रहा हूँ, अदरवाइज हाई अवेलेबल जो रहता है वो रिकमेंडेड रहता है फॉर द प्रोडक्शन सर्विस, है ना। सो यहाँ पर तुम चूज कर सकते हो कोई भी एक जोन, अभी एनी रहने देते हैं। अभी और कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो यहाँ पर मशीन टाइप डिफाइंड है। सो यहाँ पर मैं चूज कर सकता हूँ, जैसे ये हाई मेमोरी टाइप का अगर मुझे परफॉर्मेंस चाहिए तो हाई मेमोरी, लाइट वेट, शेयर्ड। टेस्टिंग है इसीलिए शेयर्ड को, ताकि कॉस्ट कम रहे। तुम्हें पता है SSD और SSD, जैसे तुम लैपटॉप में भी हार्ड यूज डिस्क करते हो, राइट, ड्राइव, मेमोरी टाइप आता है। हाँ HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSG जो मतलब फास्ट होती है काफ़ी, SSG बेस्ट ये होती है। वो सॉलिड स्टेट ड्राइव सो रहता है, हाँ, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव तो है। SSD जो रहता है वो मोर फास्टर रहता है एज कम्पेयर टू HDD, ठीक है। लेटेंसी तो कम अगर होती मुझे, है। नहीं लेटेंसी का नहीं है इसमें, इसमें कैसा होता है, अ, मतलब कैसा है कि रीड राइट का जो प्रोसेस चलता है या थ्रूपुट जो होता है डेटा का, राइट, वो हमें SSD में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू HDD में। सो बस इतना याद रखो तुम्हारे लिए कि SSD जो रहता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू HDD। तो जब तुम लैपटॉप भी खरीदते हो ना, इस चीज का ध्यान रखना कि SSD है अगर उसमें तो वो ज्यादा फास्टर है, लेटेंसी भी कम है। अगर HDD ले रहा हूँ तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो होगा एज कम्पेयर टू SSD, ठीक है। ओके। तो रिकमेंडेड रहता है SSD यूज करो, बट अभी टेस्टिंग पर्पस है इसीलिए मैं HDD यूज कर रहा हूँ, और वैसे भी हमारे पास कुछ ऐसा वर्कलोड नहीं है जिसमें बहुत सारे यूजर्स ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने का, है ना। तो ये चीज है। अभी स्टोरेज कैपेसिटी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, अभी टेस्टिंग पर्पस है इसलिए 10 GB रहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, अनेबल ऑटोमेटिक स्टोरेज इंक्रीजेस, राइट। अब बेसिकली क्या रहता है कि अगर मेरा बहुत ज्यादा वर्कलोड आ रहा है और मैंने सपोज अगर 10 GB चूज करके रखा था स्टार्टिंग में, अब वो एग्जॉस्ट होने वाला है। सो अगर मैं ये ऑप्शन इनेबल करके रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटाबेस है वो कैसा होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? 2 मिनट में आया।
ओके, सो दिस इज क्लियर कि अनेबल ऑटोमेटिक स्टोरेज इंक्रीजेस क्या करता है? राइट मतलब जब अगर हैक्टिक हो जाए, मतलब मान लो पूरी स्टोरेज भर गई, तो ये अपने आप ही, क्योंकि मैनेज सर्विस है, अपने आप ही गूगल इसको थोड़ा और स्टोरेज दे देगा। करेक्ट, ठीक है, इंक्रीमेंटली होता है, बट इससे कैसा होगा, कॉस्टिंग भी तुम्हारी ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि इस पे हम अलर्ट्स वगैरह फिट करके रखें ताकि पता चले कि स्टोरेज एग्जॉस्ट होने वाला है या ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल है, मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी अगर सर्विस तुम बना रहे हो और हाई सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें, तो लोग रिकमेंड करते हैं खुद का इंक्रिप्शन की यूज करने के लिए, बट अभी हम गूगल मैनेज के साथ ही चलते हैं, तब तक डेमो है इसलिए। हाँ, सेकेंड थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्शंस। अब कनेक्शंस में क्या रहता है कि तुम अपने क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस के साथ किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हो, वो हम डिफाइन करते हैं इन द कनेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है कि अगर तुमने वर्चुअल मशीन लास्ट टाइम हमने बनाया था, राइट, तो उसमें भी कैसा था, दो तरह की आईपीज होती है। एक होती है पब्लिक आईपी, जिसको हम लोग एक्सटर्नल आईपी भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट आईपी, जिसको हम लोग इंटरनल आईपी भी बोलते हैं। तो ये हमारा सीक्वल इंस्टेंस है, हमारा डेटाबेस है, हमारे यूजर का जो इंफॉर्मेशन है वो इस डेटाबेस के अंदर आके स्टोर होने वाला है। तो तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमें सिर्फ प्राइवेट आईपी रखना चाहिए, इंटरनल वन, या फिर पब्लिक आईपी रखना चाहिए, एक्सटर्नल वन? एक्सटर्नल मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल, इंटरनल मतलब सिर्फ तुम्हारे नेटवर्क के अंदर। प्राइवेट आईपी रखना चाहिए क्योंकि डेटाबेस है ना हमारा। करेक्ट, सो दिस इज रिकमेंडेड, बट फॉर द डेमो पर्पस मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, बट हमेशा याद रखना प्राइवेट आईपी से ही कनेक्शन डेटाबेस से करना रिकमेंडेड होता है। तो अभी क्या होता है, तुम्हें एक कंसेप्ट बताता मैं यहाँ पे कि एक्चुअल में क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस होता कैसे है, ये मैनेज कैसे है। तो अभी देखो, अगर मेरे पास वीएम है ना, अच्छे से सुनना, मेरे पास वीएम है, वीएम के अंदर चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट ही कर देता हूँ, 2 मिनट दो मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से, गिव मी अ सेक। तुम्हें बताओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये वाली आ गई, वो वाली स्क्रीन? राइट ओके, यहाँ पर क्या करना है हमें, करता हूँ थोड़ा सा। ओके ओके, सो अभी बेसिकली क्या रहता है, जो हमारा सीक्वल का इंस्टेंस होता है, ठीक है, ये सीक्वल का इंस्टेंस हमारे प्रोजेक्ट में नहीं बनता, ये बनता है गूगल के प्रोजेक्ट में। जैसे कि अगर मैं कोई वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, तो वो वर्चुअल मशीन मेरे खुद के प्रोजेक्ट में बनता है, राइट, और वहां पर मेरे पास एक्शन रहता है कि इस वीएम के अंदर मैं लॉग इन करूँ, उसको मैनेज करूँ, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है वो मैं इंस्टॉल करता हूँ, राइट। बट क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस के केस में थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है। क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस में क्या रहता है, मेरा एक वीपीसी होता है। क्या होता है? वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क। जैसे कि डिफॉल्ट नेटवर्क के साथ अभी तक हम जो भी चीजें थी बना रहे हैं, राइट। अभी क्या करती है गूगल, गूगल का भी खुद का एक प्रोजेक्ट है, ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है। खुद का प्रोजेक्ट मतलब, प्रोजेक्ट अभी पता है ना क्या होता है? प्रोजेक्ट के अंदर ही हम जो भी रिसोर्सेस हैं वो बनाते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, और ये हो गया हमारा गूगल का प्रोजेक्ट। ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता, ओके। सो मेक श्योर करो तुम्हें आता है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा तुम्हारे इंटरव्यू में अगर तुम ये चीज एक्सप्लेन कर पाओ, अगर सामने वाला पूछता है तो, ओके। देखो, एक होता है हमारा खुद का प्रोजेक्ट, ओन प्रोजेक्ट, और एक होता है गूगल का प्रोजेक्ट। सो जो तुम्हारा क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस क्रिएट होता है, मशीन बनता है, वो एक्चुअल में तुम्हारे वीपीसी, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होता, वो होता है गूगल के प्रोजेक्ट के, ओके। और फिर गूगल क्या करती है, गूगल का जो जिस प्रोजेक्ट में वो बना हुआ है, उस वीपीसी को हमारे वीपीसी के साथ बाइंड कर देता है यूजिंग वीपीसी पियरिंग। आगे वीपीसी कवर करेंगे हम, वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है। मतलब अभी के लिए बस इतना अंडरस्टैंड रखो कि गूगल का एक वीपीसी जहां पर हमारा सीक्वल का इंस्टेंस है वो, और हमारा जो खुद का वीपीसी है जहां पर मेरे वीएम्स हैं, मेरा ऐप इंजन है, मेरा गूगल कुबरनेटिस इंजन है, ये सारे इस पर्टिकुलर वीपीसी में अवेलेबल है।
इस वीपीसी को इस हमारा जो गूगल का वीपीसी है वो दोनों आपस में क्या हो गए, बाइंड हो गए, मतलब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई इन दोनों के बीच। तो अब क्या होता है, मेरे वीपीसी के अंदर जो भी रिसोर्सेस रहेंगे वो रिसोर्सेस इस पर्टिकुलर क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ वर्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो समझ में आया तुम लोगों को, कि जो क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस होता है हमारा, वो हमारे प्रोजेक्ट में रहता है या दूसरे प्रोजेक्ट में? मतलब गूगल के गूगल के प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में में, रहता है, हमारे वीपीसी होती है। यस, वीपीसी पेयरिंग के थ्रू वो हमारे प्रोजेक्ट के वीपीसी में कनेक्ट होता है, जहां पर हमारे सारे इंस्टेंस अवेलेबल रहते हैं, या तो वर्चुअल मशीन इंस्टेंस हो गया, ऐप इंजन हो गया, जीकेई हो गया, है ना, ये सारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं हमारे वीपीसी में। बट जो हमारा क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस रहता है वो गूगल के प्रोजेक्ट में बनता है, ना कि हमारे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, अच्छी लर्निंग है। तुम अगर बताते हो सामने वाले को इंटरव्यू में कि ऐसा भी कुछ होता है, सो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि तुमने इन डेप्थ पढ़ा है क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस को, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी होती है, कैसे वो वर्क करता है, राइट। तो अभी अगर मेरे पास पब्लिक आईपी है, राइट, पब्लिक आईपी, या फिर मैं इसको एक्सटर्नल आईपी एड्रेस भी बोलता हूँ, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या रहता है, हमें एक ऐसा आईपी एड्रेस मिलता है इस पर्टिकुलर क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस का जो इंटरनेट से एक्सेसिबल रहता है। क्लियर? बट अगर मैं पब्लिकली प्राइवेटली इससे कनेक्ट करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, प्राइवेटली कनेक्ट करना चाहता हूं, तो इस केस में क्या होगा, हमारा वीपीसी, उसके अंदर जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वही मेरे क्लाउड सीक्वल के इंस्टेंस से कनेक्ट कर पाएंगे यूजिंग वीपीसी पियरिंग, क्योंकि इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन गूगल ने सेटअप करके रखा है फॉर द प्राइवेट कनेक्शन। तो इससे फायदा क्या हुआ, मेरे जो रिसोर्सेस थे, मेरे वीएम्स, ऐप इंजन, जीकेई वगैरह, यही रिसोर्सेस मेरे इंस्टेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी बंदा इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं, अगर मतलब वो नहीं कर पाएगा, प्राइवेट है तो नहीं कर पाएगा। प्राइवेट है, नहीं कर पाएगा। तो रिकमेंडेड क्या रहता है, हमें हमेशा प्राइवेट यूज करना चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस है, यूजर का इंफॉर्मेशन आने वाला है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना, तो वो हम पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होने देते। तो इसके लिए हम हमेशा ट्राई करते हैं बनाने का प्राइवेट इंस्टेंस। अभी फॉर द डेमो पर्पस में पब्लिक भी बना रखा हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। चलो फिर अभी उस स्क्रीन पे आते हैं और लेट्स मूव अहेड। तो ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? यस यस। ओके कूल, जस्ट अ मिनट। कूल है, अटक वाली स्क्रीन में शेयर करता हूँ। अब तुम मुझे बताओ स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है स्क्रीन? राइट, दिख सो रहा है। अब तुम्हें ये सिग्निफिकेंस समझ में आया यस कि यस। यहाँ पर प्राइवेट आईपी करेंगे तो क्या होने वाला है बैकएंड में, और पब्लिक आईपी करेंगे तो क्या होने वाला है। अब जब भी तुम प्राइवेट आईपी सिलेक्ट करते हो ना, मैंने क्या बोला कि गूगल का वीपीसी और हमारा जो वीपीसी है वो आपस में बाइंड हो जाते हैं अगर मैं प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ यूजिंग वीपीसी पियरिंग, है ना। तो वो सेटअप करना पड़ता है, तो गूगल बिहाइंड द सीन सेटअप करती है, हमें जस्ट फ्यू क्लिक्स और इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि कौन से वीपीसी के साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, राइट। फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेटअप प्राइवेट कनेक्शन, सो बस क्लिक करो कनेक्शंस में, कुछ एपीआई एनेबल करने पड़ते हैं हमें, फिर आईपी एड्रेस में जस्ट ऑटोमेटिक अलोकेट कर लो और सेट कर दो। सो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, गूगल के वीपीसी में जो क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस अवेलेबल है उसको हमारे वीपीसी के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, बाइंड कर रहा है, जोड़ रहा है, राइट, कम्युनिकेशन सेटअप कर रहा है, कनेक्टिविटी सेटअप कर रहा है। ओके, सो ये जैसे ही हो जाता है फिर हम ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो जाने देते हैं उसको। इतना तक क्लियर हुआ, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, और वो जो कंसेप्ट कि क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस कैसा बनता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बिटवीन योर वीपीसी नेटवर्क एंड नेटवर्क ओन्ड बाय गूगल
using a VPC peering, enabling your instances and services to communicate exclusively by internal IP address, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया उधर, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है जब भी तुम कोई सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। हमेशा तुम्हारा जो डेटाबेस है वो प्राइवेटली एक्सेसिबल होना चाहिए, ना कि इंटरनेट से। सो हम भी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू ही कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेंगे, ना कि पब्लिकली। और वो कैसे सेटअप करना है वो एक अच्छा लर्निंग है। सो जैसे ये हो जाता है, यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? यस यस कूल। चलो ये सेटअप हो गया, यहाँ पर बता दिया इसने कि डिफॉल्ट नेटवर्क के साथ प्राइवेट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हो गई। अब आते हैं डेटा प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर कैसा होता है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए तुम बैकअप्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो, कौन से टाइम में डेटा बैकअप बनना चाहिए। इसमें ना ये ऑलवेज 4 घंटे का विंडो लेता है, ताकि कितना भी बड़ा डेटाबेस है या आराम से उस विंडो के अंदर बैकअप ले सके। अगला आता है पॉइंट इन टाइम रिकवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अगर किसी इंस्टेंस फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लॉग या फिर बैकअप को रिस्टोर करना है, रिकवर करना है, तो मैं कर सकता हूँ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फीचर। इसके बाद आता है अनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन। ये अगर अनेबल कर दोगे, ये हमने ना VM इंस्टेंस में भी देखा था। इसको अगर तुम अनेबल करके रखोगे ना, तो तुम डायरेक्टली इंस्टेंस को डिलीट नहीं कर सकते, तुम्हें जाके पहले इसको डिसेबल करना पड़ेगा, देन एंड देन यू आर तुम डिलीट कर पाओगे इंस्टेंस। सो दिस इज आल्सो वन मोर गुड फीचर फॉर प्रिवेंटिंग एनी लाइक क्या बोल सकते हैं, कोई डिजास्टर वगैरह होने की, कोई भी आके ऐसे डिलीट कर दे डायरेक्टली, ऐसा ना हो। अगला आता है तुम्हारा मेंटेनेंस विंडो। अब मेंटेनेंस विंडो क्या होता है? अब देखो, बिहाइंड द सीन गूगल भी क्या है, डेटा सेंटर्स है गूगल में भी, राइट। तो वहां पर कैसा होता है, हमें मेंटेनेंस विंडो डिसाइड करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे तुम्हारा इंस्टेंस अगर किसी रैक पे अवेलेबल है ना, सो अगर वो शिफ्ट हो रहा है या मेंटेनेंस हो रहा है, ट्यूनिंग करनी पड़ती है ना, जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, राइट। तो जो हमारी बाइक है उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। उसी तरह से बैकएंड में भी जो डेटा सेंटर्स होते हैं, है ना, उनको भी मेंटेन करना होता है। सो जब मेंटेनेंस होता है ना, तो ये मेक श्योर करते हैं कि ऑल योर सर्विसेज और तुम्हारा जो डेटा है वो सारा प्रॉपरली रहे। सो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं मेंटेनेंस विंडो, जहां पर रूटीन मेंटेनेंस परफॉर्म होता है। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ फ्लैग्स अवेलेबल हैं। तो अगर तुमने ना किसी भी डेटाबेस के साथ काम किया होगा, तो वहां पर पता है क्या रहता है, कुछ फ्लैग्स आते हैं जिसके बेसिस पे तुम्हें नई नई फंक्शनैलिटी मिलती है। जैसे कि मैक्स कनेक्शंस अवेलेबल, बहुत सारे लिस्ट ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल है जिसके बेसिस पे फंक्शनैलिटी आती है ना। वो तुम एक बार गो थ्रू कर लेना और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट तुम लगा सकते हो। बट अभी के लिए जस्ट ये याद रखो कि फ्लैग्स तुम्हें अलाउ करते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को अनेबल करने के, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि लेबल लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ताकि पता चले कि किसका रिसोर्स है, और जब हम बिलिंग वगैरह देखते हैं तो वो हम सेटअप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कॉन्फ़िगर MySQL। ऐसे ही तुम पोस्टग्रेस के लिए भी कर सकते हो, MySQL डेटा SQL सर्वर के लिए भी कर सकते हो। तो ऐसा, तो ये अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये टाइम लगेगा इसको बनने में। मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा है, सो इसको कैंसिल करते हैं। तो ये देखो, ये सैंपल SQL इंस्टेंस मैंने थोड़ी देर पहले ही क्रिएट किया विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन जो जो मैंने तुम्हें बताया। बस यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस मैंने अनेबल नहीं किया था, क्योंकि वो दिखाना चाहता था मैं कि SQL कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये इसका कनेक्शन इंस्टेंस का पब्लिक आईपी है। जब प्राइवेट अनेबल रहता है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस भी आता है। ये कनेक्शन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपने एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करोगे इस डेटाबेस को, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वहां पर। यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कितना मेमोरी है, कितना सीपीयू है ना, कौन सा वर्जन है। ऑटो स्टोरेज इंक्रीज भी डिसेबल करके रखा है, क्योंकि जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज है, हमारे लिए कॉस्ट सेव करना है। डेटाबेस का फ्लैग अभी हमने सेट नहीं किया, लेबल मैंने डाल रखा है, ठीक है। कौन सा सर्विस अकाउंट है, कौन सा मेंटेनेंस विंडो हमने डाल रखा है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं, ऑल थिंग्स आर हियर।
और तुम यहाँ पर इनसाइट्स भी देखते हो, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या चल रहा है, स्टोरेज क्या चल रहा है, ये सब चीजें। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखेगा तुम्हें क्वेरी इनसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर तुम थोड़े भी फेमिलियर हो विद द सीक्वल और सीक्वल क्वेरी एंड ऑल, तो क्या होता है जब भी हम कोई सीक्वल क्वेरी चलाते हैं तो वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम लेता है उस क्वेरी को परफॉर्म करने में। क्या उसका आउटकम आया, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ना वो क्वेरी इनसाइट्स में मिलता है। कनेक्शंस टैब में हमने पहले ही सेटअप करके रखा है, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी मैंने सेटअप नहीं किया, और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता था, ऑथराइज नेटवर्क। अब क्या होता है पता है क्या, भले ही तुम पब्लिक आईपी दे दो, बट तुम्हारा इंस्टेंस तभी कनेक्ट कर पाएगा किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ जब वो ऑथराइज नेटवर्क में अवेलेबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होता कनेक्ट। सो मेक श्योर करना, अभी मैंने इंटरनेट एक्सेस दे रखा है, अगर तुम प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते तुम सिर्फ अपना आईपी रखना, /32 डालना और यहाँ पर ऐड कर देना, तो तुम्हारा कनेक्टिविटी हो जाएगा। दूसरा टैब आता है सिक्योरिटी सेक्शन। तो अगर मुझे एसएसएल इंक्रिप्शन करना है फॉर द हाई सिक्योरिटी तो मैं ऐसा अनेबल कर सकता हूँ। दीज आर हाई लेवल कंसेप्ट्स। अगर तुम्हें चेक करना है कि मेरा जो क्लाउड सीक्वल का इंस्टेंस है ये वाला, ये सीक्वल इंस्टेंस मेरे पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमारे पास एक अमेजिंग फीचर अवेलेबल है, दैट इज कनेक्टिविटी टेस्ट। तो यहाँ पर ना हम ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस और हमारा जो वीएम है उसके बीच कम्युनिकेशन अवेलेबल है क्या, कर सकते हैं क्या, या फिर कहाँ पर ब्लॉक हो रहा है ट्रैफिक। तो ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ मिलता है। अब यूजर्स टैब में अगर आते हैं तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट रूट यूजर होता है जब हम माई सीक्वल का इंस्टेंस बनाते हैं। तुम चाहो तो खुद का यूजर भी ऐड कर सकते हो। सपोज अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, अभी पासवर्ड जनरेट नहीं करना मुझे, खुद से डाल दिया मैंने। यहाँ पर लिखा है अलाउ एनी होस्ट, रिस्ट्रिक्ट होस्ट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्लाउड आईएम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम, तो ये मैंने बना दिया मेरा यूजर। ओके, सो ये फीचर अवेलेबल था। अगला आता है, अगर तुम ये सारी जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये हम सीक्वल क्वेरीज के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे क्रिएट डेटाबेस कमांड, क्रिएट टेबल कमांड, वो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट तुम यूआई से भी, अगर तुम फेमिलियर नहीं हो सीक्वल के साथ, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, मैं डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ सैंपल नाम का, सो आई कैन क्रिएट जस्ट फ्यू क्लिक्स। बैकअप्स डिफाइन कर सकता हूँ, रेप्लिका डिफाइन कर सकता हूँ फॉर द एचए पर्पस। ठीक है, अभी कैसे होता है पता है क्या, अगर मेरा बहुत बड़ा एप्लीकेशन है और बहुत सारे यूजर्स एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो मेरा जो मेन डेटाबेस है ना, उसमें अगर बहुत सारे रीड राइट चल रहे हैं, लोग वहां पर क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी से आउटपुट ले रहे हैं, है ना। अगर कोई बहुत सारे यूजर्स एक साथ लॉगिन कर रहे हैं तो जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन पहले डेटाबेस से फेच करना पड़ेगा, फिर ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, फिर यूजर अंदर जा पाएगा, और अंदर जाके अगर कुछ नई चीज कर रहा है वो, तो वो डेटा भी उधर स्टोर होने वाला है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा जो मेन इंस्टेंस रहता है, ये वाला इंस्टेंस, इस पे ना बहुत ज्यादा वर्कलोड आता है, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, एक रीड रेप्लिका बनाते हैं। रीड रेप्लिका इट मींस कि जो भी रीड वाला ऑपरेशंस होगा वो यहाँ से होगा, और हमारे जो मेन इंस्टेंस है उससे वर्कलोड कम हो जाता है। दिस इज गुड प्रैक्टिस फॉर, और कुछ यहाँ पर ऑपरेशन स्टेप। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट कि सीक्वल इंस्टेंस बनाते कैसे हैं, क्या होता है और कैसे कम्युनिकेट करना। अब बस कनेक्टिविटी देखते हैं। तो ये गूगल का डॉक्यूमेंट है, तुम लोगों को शेयर भी कर दूंगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि कैसे कैसे कनेक्ट करना है। हम पहले क्लाउड सेल से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं यूजिंग रूट यूजर, उसके बाद अभी यूजर से भी कनेक्ट करके देते हैं। सो जस्ट कॉपी करो ये कमांड, क्लाउड सीक्वल क्लाउड सीक्वल कनेक्ट कमांड, और फिर ये, तो क्लाउड सेल ऑन करते हैं। इसके बाद हम ट्राई करेंगे कुछ परफॉर्म करने का। जैसे अभी हमने यूआई से एक यूजर बनाया अभी नाम का, फिर बाद में हमने एक डेटाबेस बनाया सैंपल नाम का, राइट। वैसे ही हम यहाँ से करेंगे। सो जस्ट क्लिक हिट एंटर। मेरे इंस्टेंस का नाम है सैंपल सीक्वल इंस्टेंस, जो कि मैंने यहाँ डिफाइन किया, और मैं जिस यूजर से लॉग इन करना चाहता हूँ दैट यूजर इज रूट यूजर। ठीक है,
सो 2 मिनट लगेगा शायद ही। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ये थोड़ा टाइम लेगा अभी तो। नहीं भैया। बढ़िया। ओके, सो ये जैसे ही आता है फिर हम कनेक्ट करते हैं अपने SQL इंस्टेंस के साथ। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। या तो तुम प्रॉक्सी, क्लाउड SQL प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, उसके थ्रू भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हो यूजिंग क्लाइंट, या फिर जैसे जी क्लाउड का कमांड यूज करके कर सकते हो। सो यू कैन यूज आइदर, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहता है, तो तुम जाके डिग आउट कर सकते हो। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें कैसे करना है। बट कल हम देखेंगे एक्चुअल में जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन कैसे कम्युनिकेट करेगा ये हमारे डेटाबेस के साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पासवर्ड पूछ रहा है। सो जब मैंने इंस्टेंस बनाया था ना, मैंने एक पासवर्ड डाला, देख कनेक्ट हो गया, सिंपल। दिख रही है ना स्क्रीन? ओके। यस यस। अब अगर मैं यहाँ पर करूँ शो डेटाबेसेस, तो देखो दो तरीके हैं। यहाँ मैंने हिट इंटर किया, यहाँ पर देखो सिस है, सैंपल है, परफॉर्मेंस है, ये सब डिफॉल्ट आते हैं। मेन जो होता है हमारा MySQL और सैंपल। सेम चीज तुम्हें यूआई में भी दिखेगी। अगर मैं यहाँ नीचे आके ये डेटाबेस वाला सेक्शन में जाऊंगा ना, तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें इन्फॉर्मेशन, MySQL, सिस, सैंपल, जो अभी अभी क्रिएट किया था मैंने। अब देखो मैंने यूआई से क्रिएट करके दिखाया था सैंपल डेटाबेस, यहाँ से क्रिएट करते हैं तो सिंपल क्रिएट डेटाबेस, ये सब SQL क्वेरीज हैं। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम sample2 लिखते हैं सपोज, ठीक है। और ओके किया इसने। अब फिर से अगर मैं शो डेटाबेसेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर sample2 भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं इस पेज को भी रिफ्रेश करूंगा दोबारा से, वापस आता है, यहाँ पर दिख रहा है sample2 आ गया। सो आइदर वे तुम यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, सेम है। ओके। अब अगर तुम्हें कोई टेबल बनाना है इस सैंपल डेटाबेस के अंदर, तो ऑलरेडी मैंने क्वेरी निकाल के रखा है, तुम लोगों को भेज दूंगा। तो हम क्या करते हैं, ये एक टेबल बनाते हैं इस डेटाबेस के अंदर। जैसे कि सबसे पहले यूज, और डेटाबेस का नाम होता है सैंपल। चलो सैंपल लेते हैं। ओके, तो अभी मैं सैंपल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर शो टेबल्स करता हूँ, तो यहाँ पर अभी एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पर कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। अभी हम यहाँ पर जाके एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। सॉरी, तो कैसे करना है क्रिएट टेबल? अभी सपोज अगर मैं चाहता हूँ मुझे यूजर का ये 3 चीजें स्टोर करनी है। सबसे पहली चीजें मैं स्टोर करना चाहता हूँ नेम उसका, रोल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, और ईमेल आईडी स्टोर करना चाहता हूँ। तो मेरा जो एक डेटाबेस था जिसका नाम है सैंपल, उसके अंदर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एंड दैट टेबल नेम इज सैंपल टेबल। उसके अंदर 3 फील्ड अवेलेबल है, जैसे कि नेम जो कि कैरेक्टर टाइप का है, रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है, ईमेल आईडी जो कि कैरेक्टर टाइप का है, राइट। जस्ट हिट एंटर, हो गया। अभी अगर मैं शो टेबल्स करता हूं तो यहाँ पर देखो एक सैंपल टेबल आ गया। अब अगर मैं डिस्क्राइब टेबल, आई एम नॉट श्योर दिस इज करेक्ट सिंटैक्स, बट डाल के देखते हैं। देखो, और ये जो सैंपल टेबल को अगर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं तो ये बता रहा है, देखो सबसे पहले इसमें ये सिलेक्ट टाइप सिंपल है, ये टेबल का नेम है, और ये उसका सारा इंफॉर्मेशन है कि पार्टीशंस नल है, की वगैरह अगर यूज कर रहे हैं, एंड ऑल डिटेल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सैंपल टेबल है इसमें मैं ये जो 3 चीजें मैंने डिफाइन की, नेम, रोल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो मैंने पहले से ही बना के रखा है। सो ये क्वेरी जस्ट मैं ले रहा हूँ। इंसर्ट इनटू करके कमांड रहता है एक ना, गीक्स ऑफ गीक का एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट टाइप का है इस चीज का, सीक्वल का। तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत इजी पड़ेगा तुम्हें। ओके, हो गया। अब अगर मैं, अब मेरे को देखना है कि मैंने क्या डेटा सेव किया। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो नेम फील्ड में मैंने डाला अभिषेक, रोल नंबर फील्ड में डाला मैंने 1,
और मेरा जो ईमेल आईडी था उस फील्ड में मैंने डाला ये, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को देखना है, ओ सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया, गड़बड़ हो गई, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि थोड़ा बाउंस जा रहा है? नहीं क्लियर आराम है। से वीडियो देखना हाँ और ट्राई करके देखना, तो खुद से समझ में आएगा क्या चल रहा है। थोड़ा फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा है ये बाउंसर जैसा, ठीक है। तो और ये जो भी एक्टिविटी इधर चल रही है वो सारी एक्टिविटी हमें इधर दिखती है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, कौन से ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं इंस्टेंस से रिलेटेड एंड ऑल। ये मैं डेटाबेस में फिर से कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पर शो डेटाबेसेस, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो अपने डेटाबेस में, यूज करते हैं। अब यहाँ पर शो टेबल्स, ओके हाँ, अब यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट ऑल के लिए स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम डाल दो सैंपल अंडरस्कोर टेबल। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, सारा डेटा देखना चाहता हूँ इस सैंपल टेबल नेम, इस सैंपल टेबल से, ठीक है। सो जस्ट क्लिक हिट एंटर करूंगा, ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा सॉरी मैंने सेम डाल दिया, वो सैंपल है सेम ना डाल उसका रखा है ना, नाम, सैंपल सेम। हाँ सॉरी देखो, अभी मैंने 3 इंफॉर्मेशन डाला था, नेम डाला था अभिषेक, रोल नंबर डाला था 1 और ईमेल आईडी डाला था मैंने ये, राइट। सो ये यहाँ पर पॉपुलेट हो गया। कुछ और भी डेटाबेसेस डालने हैं तो तुम इंसर्ट कमांड में और डेटाबेसेस में डाल सकते हो। तो इस तरह से कैसे होगा, चलो कुछ और डेटा भी डालते हैं, थोड़ा और इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा एक नया यूजर आया, सपोज आया यहाँ पे गौरव, राइट। सो गौरव 1234@gmail.com है इसका रोल नंबर है सपोज 2 और नेम है गौरव, ठीक है। अब ये डेटा भी मैं डालना चाहता हूँ, मेरा एक नया यूजर आया गौरव मेरे वेबसाइट के अंदर और उसने अपनी इंफॉर्मेशन डाली, तो ऐसा करके ये इंजेस्ट हो रहा है। यहाँ मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ, ये तुम्हारा एप्लीकेशन करेगा, तुम्हारा वेबसाइट डालेगा यहाँ, ठीक है। वो मैं कल सिखाता तुम्हें। तो ऐसा मैंने डाला, फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक नई एंट्री आ गई, गौरव है, उसका रोल नंबर 2 है, ये उसका ईमेल आईडी है। सो जैसे ही तुम्हारा यूजर तुम्हारे वेबसाइट पे आता है, लॉगिन करता है, सारे इंफॉर्मेशन डालता है, वो सारा इंफॉर्मेशन हम कहाँ रखेंगे, इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। सो दिस इज द यूज केस, है ना। और इसके बाद क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम वो वापस से आएगा तुम्हारे वेबसाइट पे और वो साइन इन करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पासवर्ड का भी फील्ड होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ से पासवर्ड फेच करेंगे वेबसाइट के अंदर, और वो जो पासवर्ड डाल रहे हैं, हम जो यहाँ से वेबसाइट, यहाँ से जो पासवर्ड फेच किया, दोनों को मैच करेंगे। इफ मैच होता है तब उसको लॉग इन करने देंगे, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, पासवर्ड इज रॉन्ग। क्लियर? राइट, क्लियर। राइट, सो दिस इज हाउ वी कॉन्फ़िगर डेटाबेस, ऐसे हम यूज करते हैं। और कल मैं सिखाऊंगा कि इसको एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है, ताकि तुम रियल वर्ल्ड यूज केसेस सीख सको। सो या गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल फिर से देखते हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर करना सब, ठीक है। चलो फिर, ओके।